नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पिछले साल आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी की शुरुआत की। ये मोदी की तीसरी पारी को आज 1 साल पूरा हुआ है, तो मोदी सरकार को केंद्र में 11 साल पूरे हो गए हैं। कैसा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल का सफर, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे की भी। बताएंगे कैसा तप रहा है गर्मी से समूचा उत्तर भारत। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र की मोदी सरकार के पूरे हुए 11 साल। पीएम मोदी ने कहा, गरीब भाई बहनों के साथ ही जन धन का कल्याण प्राथमिकता। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड। राजनाथ ने कहा, देश बना आत्मनिर्भर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, 11 साल को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, 11 साल पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित कर अपनी कुर्सी को बचाना बन गई थी राजनीतिक संस्कृति। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर में पत्नी सोनम के गाजीपुर में मिलने के बाद मामले में आया नया मोड़। आगे की जांच के लिए ले जाया जाएगा मेघालय। हत्याकांड में अब तक 5 गिरफ्तारियां। मेघालय पुलिस का दावा, सोनम ने प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश। उत्तर भारत में जारी है गर्मी का सितम। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का 2 दिन तक हीट वेव और धूल भरी तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। हिंसक विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है अमेरिका का लॉस एंजलिस। हिंसाग्रस्त इलाकों में नेशनल गार्ड तैनात। मुख्य इलाकों में भीड़ के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी। सुर्खियों के बाद न्यूज नाइट में सबसे पहले नजर डालते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर क्या है खास कवरेज। केंद्र में सत्ता संभाले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 11 साल पूरे हो गए। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर बड़े बड़े फैसले लिए, तो दशकों से लटके हुए रिफॉर्म्स को लागू करके दिखाया। इन फैसलों का असर है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो देश के आम नागरिक के जीवन में भी बड़ा सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने इसे सेवा सुशासन के 11 साल करार दिया है। विपक्ष जहां मोदी सरकार के काम की आलोचना कर रहा है, तो भाजपा ने आंकड़ों के साथ विकास गाथा को देश के सामने रखा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 11 साल का समय पूरा कर लिया है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर 2019 और 2024 में आगे बढ़ा और अब भी जारी है। ये 11 साल हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। बीते 11 वर्षों के दौरान जहां देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दशकों से अटकाए, भटकाए, लटकाए गए मुद्दों का समाधान भी देखा। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार के 11 साल की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 11 वर्षों को
सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। नड्डा ने कहा कि 11 साल के शासन का पूरा लेखा जोखा पेश करना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने लगातार राष्ट्र हित में साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ अधिनियम बनाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पारित करना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, महिलाओं के साथ साथ SC, ST और OBC समुदायों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित प्रयास, नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, GST और आतंकवाद तथा नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार सरकार के बड़े फैसले हैं। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर भी करारा वार किया। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ता हाल, ये असलियत है और ये जमीनी हकीकत है। आप शहर में, गांव में चले जाइए, लोग आपको यही हकीकत बताएंगे। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। बीजेपी मुख्यालय में लगी इस प्रदर्शनी में सरकार के 11 वर्षों के कामों को दिखाया गया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के ये 11 साल समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास को समर्पित रहे हैं। पीएम ने विकास की राजनीति अर्थात विकासवाद को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्यधारा में ला दिया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो मोदी सरकार के 11 साल का सफर, कुछ बड़े फैसले, उपलब्धियां भी रही हैं इस दरमियान। आइए आपको कुछ सिलसिलेवार तरीके से बड़े फैसले या उपलब्धियों का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से इन 11 साल का एक सफर रहा है। बड़ी 20 उपलब्धियों की बात की जाए तो करोड़ों जनधन खाते खोले गए हैं। लगभग 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोलकर वित्तीय समावेशन किया गया है। आम व्यक्ति को देश की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा गया है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा सशक्तिकरण मिला है ग्रामीण इलाकों तक या वंचित वर्ग के लोगों तक। स्वच्छ भारत अभियान से देश को एक नया प्रकार का आयाम मिला है। लोगों की जिंदगी में बहुत सुधार हुआ है, तो देश की छवि में भी एक बड़ा इजाफा हुआ है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 3.25 लाख करोड़ रुपए तक किसानों के खातों में गए हैं, तो ये बताता है कि कितना बड़ा फायदा सीधे तौर पर आम व्यक्तियों तक पहुंच रहा है पारदर्शी व्यवस्था से। आर्टिकल 370 की समाप्ति करना नए जम्मू कश्मीर के भाग्य को लिखने और उसे आगे तेजी से बढ़ाने के लिए साफ तौर से दिखाता है। इसी प्रकार से 3 तलाक की समाप्ति का कानून भी एक बड़ा फैसला था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, धुएं से उनको निजात मिली है। महिला आरक्षण का बिल मोदी सरकार लेकर आई है, जो बताता है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वायदा, जो कि जमीन पर उतर चुका है। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज देना, यह दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक ऐसी योजना है जिसने दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की है। इसी तरीके से बात की जाए GST लागू करके एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू करना, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि शायद ये संभव नहीं होगा, आज वो नई ऊंचाइयां छूता हुआ टैक्स कलेक्शन दिखाई पड़ रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम किया गया है उसका दुनिया लोहा मान रही है। नोटबंदी के फैसले के माध्यम से काले धन पर रोक लगी। इसी प्रकार से वक्फ कानून में बदलाव करके किस प्रकार से एक पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया गया है, यह भी अपने आप में दिखाई पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से जो कॉलोनियल एक सोच की व्यवस्था चली आ रही थी, IPC CRPC को, उसको बदला गया और भारत के अपने कानून की व्यवस्था को लाया गया है।
इसी प्रकार से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार की अगर बात की जाए तो आज भारत आतंकवाद के खिलाफ घर में घुस के मारने की रणनीति पे काम करता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, उसका हमने मुजाहिरा देखा कैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है इस तमाम प्रकार की नीति से। इसी प्रकार से लगभग 3 दशक के बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई गई थी। इसका फायदा आज देश के छात्रों को मिलता दिखाई पड़ रहा है। मजबूत आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो नक्सलवाद खत्म होने की कगार पे है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति स्थापना बड़े स्तर पर हुई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर विरासत भी विकास की एक नई अनूठी मिसाल दिखाता है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये उन 11 साल की तमाम लगातार निरंतर योजनाओं का ही असर है कि आम व्यक्ति सशक्त हुआ है और गरीबी से बाहर निकल के आया है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से ये अपने आप में तमाम बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। इसी प्रकार से मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम लोगों ने इन 11 वर्षों की जो कहानी है उसका जिक्र किया है। कैसे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के जो मंत्री हैं, उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लोगों के बीच जाकर इस बात को बताया कि कैसे 11 वर्षों में आम लोक सशक्तिकरण का काम करने का बड़ा काम जमीन पे किया गया। किस तरीके से देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की सरकार ने 9 जून को सत्ता में 11 साल पूरे कर लिए। सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजनाथ सिंह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ा। भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में गर्व से खड़ा है। देश आज हर कीमत पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए अपने संकल्प में पूरी तरह से सुसज्जित, आश्वस्त और अडिग है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जन सेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। 11 वर्षों की सेवा में देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट, संकल्प अडिग और नियत लोक सेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। तमाम और केंद्रीय मंत्रियों ने भी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियां होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। जो विकास का कार्य हुआ इन 11 वर्षों में, वो तो बिल्कुल आंकड़े आपको स्टेयरिंग यू इन द फेस। आपकी अर्थव्यवस्था जो है भारत की $2 ट्रिलियन थी, आज वो 11 साल में 2 ट्रिलियन से बढ़ के 4.3 ट्रिलियन बन गई है। खेती की दृष्टि से मैं देखूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव है कि 4th तिमाही में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.4% रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को सराहा है। सरकार जनता की, देश की सेवा के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने वो सब चीजें सिखा दी जिसके भरोसे नवीन टेक्नोलॉजी का अधिक देश के लिए उपयोग होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक से बढ़कर एक जो कीर्तिमान किए हैं। मोदी सरकार ने 11 सालों में अभूतपूर्व काम किए हैं। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और दुनिया का सुपर पावर मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज जहां अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे आज से 75 साल पहले, उसी अंग्रेज को हराकर, जापान को हराकर हम अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर खड़े हो गए। आज दुनिया में भारत की एक धाक है। 11 साल तो 1100 साल के बराबर, जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ। कुल मिलाकर 11 साल में भारत प्रथम मोदी सरकार का संकल्प रहा है, भले ही वो आंतरिक सुरक्षा हो या फिर बाहरी, आर्थिक प्रबंधन हो या वंचित तबकों के सशक्तिकरण की योजनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो तमाम योजनाओं से लोगों की व्यवस्थाओं या जीवन में बदलाव आया। गरीब कल्याण के लिहाज से बात की जाए तो 4 करोड़ घर मिले हैं, 81 करोड़ को मुफ्त राशन भी प्रधानमंत्री मोदी की इस सरकार के माध्यम से मिला है, 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के माध्यम से मिला। ये दिखाता है कैसे गरीब कल्याणकारी काम हुआ है। 4 करोड़ घर भी एक तरीके से दिए गए हैं। तो ये इन 11 वर्षों के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। युवाओं के लिहाज से बात की जाए तो 490 नए विश्वविद्यालय इन 11 वर्षों में खोले गए। इस प्रकार से 8100 नए कॉलेजों का निर्माण भी किया गया है। तमाम हायर एजुकेशन और तमाम शिक्षा पे काम हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा कौशल विकास के जो ट्रेनिंग है वो दी गई है युवाओं को, और 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स भी शुरू किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि इस प्रकार से तमाम ऐसे काम किए गए हैं जो युवाओं को भी नए अवसर दे रहे हैं। इसी प्रकार से बात की जाए अगले तथ्य की तो आपको बताते हैं कि किसान के लिहाज से सम्मान निधि से मिले हैं लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए जो सीधे किसानों के खाते में गए हैं। लागत पर 150% का MSP के आधार पर खरीदी कृषि उपज की हो रही है। फसल बीमा से 2.25 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में सीधे पहुंचा है। सम्मान निधि से 3.7 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचे हैं, जो सीधे तौर पे एक तरीके से फायदा देता है किसानों को। अगले तथ्य पे अगर जाए तो आपको बता सकते हैं किस प्रकार से तमाम वर्गों को फायदा हुआ। मध्यम वर्ग के लिहाज से बात की जाए तो 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने का फैसला भी मोदी सरकार ने लिया है। ये अपने आप में मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर कहा जा सकता है। इसी तरीके से 7 नए IIT खोले हैं जो शिक्षा के एक नए द्वार खोलते दिखाई पड़ते हैं भारत को आगे ले जाने में। 8 नए IIM भी खोले गए हैं इस बीच में। इसी तरीके से अगर एम्स की बात की जाए तो 16 नए एम्स इन 11 वर्षों में खोले गए हैं, जो दिखाते हैं कि तमाम क्षेत्रों में ढांचागत विकास पे बड़ा तेजी से काम किया जा रहा है। यह दिखाता है 11 वर्षों की उपलब्धियों को। उद्यमिता के लिहाज से बात की जाए तो 52.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 10 करोड़ महिलाओं को इसमें से लोन मिला है। महिला सशक्तिकरण का काम भी इसमें साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। महिला सशक्तिकरण पे तेज गति से काम हुआ है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उद्यमिता को लेकर भी इन 11 वर्षों में कैसे काम हुआ है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा निर्यात जो भारत में बनता है उसमें 33% का इजाफा हुआ है। बाहर जाने को लेकर जो रक्षा साजो सामान है, INS विक्रांत मेक इन इंडिया की एक ऐसी पहल है, एक अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को तेजी से हासिल कर रहा है। आर्थिक शक्ति की रफ्तार की बात की जाए तो चौथी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। जापान को हमने पीछे छोड़ा है। सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर भी भारत लगातार बना हुआ है। प्रति व्यक्ति GDP जो 90,000 रुपए थी वो बढ़ के 2.35 लाख रुपए हो गई है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन ही गए। तो ये दिखाता है कि तमाम क्षेत्रों में कैसे लगातार तेज गति से विकास हुआ है इन 11 वर्षों में, और भारत की आर्थिक मोर्चे पे सामाजिक राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा इजाफा उछाल देखने को मिला है। इन तमाम विषयों पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर
सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है, पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे मोदी सरकार के 11 साल जो लगातार काम हुआ उसका जिक्र हुआ और इसी विषय पे हम करेंगे अब चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है देश में एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि साहब ऐसा कुछ भी खास हुआ नहीं है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं। एक मौका होता है, रस्म होता है, 11 साल पूरे हुए हैं, कुछ भी आप अच्छा देखते हैं इन 11 वर्षों में जो देश हित में, आम लोगों के हित में आपको दिखाई पड़ता है? क्योंकि आलोचना या तमाम प्रकार की बहस तो हमेशा चलती रहती है, कुछ बेहतर बताएंगे आप? अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और गोपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं कि 11 वर्ष पूरे हुए। हाँ, अगर आप मुझसे पॉजिटिव पूछ रहे हो तो 2 या 3 चीज़ जिसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ वर्तमान सरकार की। एक तो आर्टिकल 370 हटाना, सभी सरकारों ने उसको घीस दिया था, मोदी सरकार ने उसको एक झटके में हटा दिया तो बहुत अच्छा था। एक राम मंदिर का जो सोल्यूशन आया वो एक बहुत अच्छा था, और जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो कम करते, थ्रेशोल्ड हमने कम किया है, और ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है ये 3 चीज़ बहुत अच्छी थी। इसके पहले भी जब पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक्स, आई थिंक जो थ्रेशोल्ड हमने कम किया है इन चीज़ के लिए मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार साधुवाद के पात्र है। आपको लगता है कि अभी कुछ और चीजें जिनमें बेहतर तो हुआ, लेकिन और ज्यादा बेहतरी की जरूरत भी है? इकॉनमी में पूरी तरह से फेल हो चुकी सरकार। ये ठीक है कि हम 5th या 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन जिस रफ्तार से ओवरऑल इकॉनमी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम उस रफ्तार से बढ़ी नहीं है। टैक्स टेररिज्म, GST एक्सटॉर्शन, सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स पिछले 11 साल में भारत छोड़ते गए, सबसे ज़्यादा लोगों ने पासपोर्ट छोड़ा है। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स इस देश को और ऑनेस्ट बिजनेसमैन को हैरेस करते हैं, इस देश में बिजनेस करना मुश्किल हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री जी की कोई कमजोरी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स है, पूरी तरह से बाबू की तरह काम करते हैं। और सबसे पहला काम अगर प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 को झटके से हटा दिया, 90% वो ब्यूरोक्रेट्स को हटाना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं, ब्यूरोक्रेसी के बिना काम कैसे चलेगा देश में? 50-60% कम व्यवस्था चली आ रही है लगातार। खैर, गोपाल जी से पूछता हूं। गोपाल जी सुझाव दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा लगाम लगाई, लेकिन क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को और बेहतरी से समझते हैं, और तहसीन ये कह रहे हैं कि साहब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि आपको लगता है कहीं अभी गुंजाइश जहां पे 11 वर्षों में जो सफर तय हुआ और बेहतर हो सकता था आपकी नजर में? देखिए, गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। तहसीन पूनावाला जी ने बहुत अच्छे से कुछ बातें कही हैं, उनका लिए भी अभिनंदन भी मैं करना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति में ऐसा पॉजिटिव अगर अप्रोच होता है तो देश भी तरक्की करता है। मैं अब 1-2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, बेहतरी तो हर समय हो सकती है। कोई अल्टीमेट हो गया हो, कोई चीज़ होती है तो फिर तो आगे का कोई काम ही नहीं रहता। लेकिन जो अचीवमेंट, हम कंपैरिजन किसको करेंगे? कांग्रेस रूल, यूपीए रूल के 60 वर्ष के सत्ता में रहने पे और इस 11 वर्ष को, या उनके पिछले 11 वर्ष को, उनके 11 वर्ष यूपीए के और मोदी जी सरकार के 11 वर्ष, इनको कंपेयर करें तो मार्क डिफरेंस है।
अर्थव्यवस्था को, क्योंकि इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में हम लोगों को और बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए जी। आप फ्रेजाइल 5 से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आए। कई लोग कहना चाहते हैं कि ये तो ऑटो पायलट में, अगर ऑटो पायलट में हो इकोनॉमी तो फिर तो बात ही नहीं है। कंटिन्यूअस एफर्ट और रिफॉर्म्स के कारण ये हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जिस तरह रिवाइवल हुआ है। आज आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2014 में देखिए, लोग कहते थे कि ये तो लायबिलिटी है देश के ऊपर, सरकार के ऊपर, इनसे गेट रिड ऑफ देम। आज वही पब्लिक सेक्टर जो सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे HAL देख लीजिए, मेजॉन डॉक ले लीजिए, चाहे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनीज को देख लीजिए, डिफेंस की इंडस्ट्रीज को, और भी जो इंडस्ट्रीज हैं, सभी में लगभग 10 लाख करोड़ का कैपेक्स एनुअल कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ का उन्होंने एनुअल कंट्रीब्यूशन किया। गोपाल जी, आप जो आंकड़े रख रहे हैं, कई बार आम नजरिए से उन चीजों में लगता है कि साहब मेरी जिंदगी में इसमें क्या बदला। इनमें आम नजरिए से समझने के लिए मैं आ रहा हूँ। गोपाल जी, मैं आता हूँ आपके पास में। आनंद विजय जी भी हमारे साथ। एक आंकड़ा आम आदमी का बता देता हूँ। 90,000 रुपए जो पर कैपिटा इनकम थी, आपने बताया 2,38,000 रुपए उसकी पर कैपिटा इनकम हो गई, दुगने से ज्यादा इन 11 साल में बढ़ी है। और इन्फ्लेशन इतना कम हुआ, महंगाई दर कम हुई है, तो बिल्कुल 4.7 के आसपास, 3.7 के आसपास आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अनंत जी, सवाल यह है कि 11 साल को जब पीछे मुड़ के देखें तो क्या बड़ी, हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, सामाजिक आर्थिक ऐसे मिसाल दिखाई पड़ते हैं जिससे कहा जा सके साहब ये रही सबसे बड़ी उपलब्धियां? अनंत जी। हाँ बिल्कुल, मुझे तो कई सारी जो सोसाइटी में चेंजेस आए हैं ना, वो मुझे बड़े इम्पैक्ट छोड़ने वाले और बहुत दूर तक उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए अक्रॉस द सेक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, आप लोग पता नहीं अग्रवाल साहब या तहसीन भाई गांव कभी रहे हैं कि नहीं रहे, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग अर्बन लोग हैं, मैं गांव से आता हूँ और मैंने गांव में उन महिलाओं की दिक्कतों को देखा है। उनको शौचालय देना इज ए रिवॉल्यूशन, मैं इसको क्रांति कहता हूं आर्यन जी। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से उज्ज्वला के, मैं वो स्कीम नहीं गिना रहा हूं, मैं तो गिना रहा हूं कि महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो काम किया वो किसी क्रांति से कम नहीं है। आप क्रांति का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर समाज के उत्थान की उसमें अवयव आपको न मिले तो वो क्रांति नहीं कहलाती है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, और वो चुनाव में वोटिंग के समय दिखा भी, महिलाओं ने दिल खोल के नरेंद्र मोदी को वोट दिए क्योंकि उनको लगता है कि ये एक आदमी है, और विपक्ष ने बहुत मजाक भी उड़ाया। दूसरी बात, अभी तहसीन भाई बड़े स्मार्ट हैं और मैं इनका बहुत फैन हूं, इनके ओरेटरी का। इन्होंने बड़ी कायदे से एक बात कही, देखिए जैसे उन्होंने कहा ना कि जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ी उस रफ्तार से पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। कितना स्मार्टली इन्होंने दोनों बात कह दिया। अगर आप बिटवीन द लाइंस पकड़ने का प्रयास करेंगे इनको, तब तो ये पकड़ में आएंगे। ऐसे जनता को लगेगा कि अरे तहसीन भाई ने ठीक ही कहा होगा, लेकिन अग्रवाल साहब ने उसकी हकीकत को सामने रख दिया कि कैसे 2 लाख रुपए तक पहुंच गया वो। तो अर्थव्यवस्था के मुंह पर नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक चुनौती महंगाई की अवश्य है। महंगाई दर भले कम हुई, लेकिन महंगाई दर और महंगाई दोनों में अंतर होता है। महंगाई बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, वो कोई भी देश हो, उस पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सामाजिक स्तर पर जो बदलाव किए हैं वो बहुत रेखांकित करने योग्य है। तहसीन जी, एक तो आपने शुरुआत में कुछ उपलब्धियां को सराहा भी कि 11 वर्षों का ये उपलब्धि है। एक बड़ा आंकड़ा आया है जो मोदी सरकार देती थी, उसे अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया कि लगभग 27 करोड़ लोग अति गरीबी की स्थिति से बाहर निकले, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो इतने बड़े देश में अगर 27 करोड़ लोग इस प्रकार की स्थिति से बेहतर जिंदगी में गए हैं तो ये भी तो एक उपलब्धि माना जाएगा। जी बिल्कुल, इसको मैं मानता हूँ। उस डेटा को भी मैं पढ़ा और ये वापस इसके लिए वे बधाई के पात्र है वर्तमान सरकार के। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला और इसीलिए तो हम आज़ाद हुए। जैसे नेहरू जी कहते हैं, हमें गरीबी से बाहर आना था जब उन्होंने 15 अगस्त को स्पीच दिया। लेकिन उसके बाद
आगे के हम किस तरह से फ्यूचर हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उन्हें अपॉर्चुनिटीज कैसे दे सकते हैं, जो लोग गरीबी से बाहर आते हैं एक एस्पिरेशनल जिंदगी कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे डिजिटल करेंसी और हमारे थर्ड वेब 3.0 पर कोई पॉलिसीज नहीं वर्तमान सरकार की, चाहे सरकार हो चाहे उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। हमारी क्रिप्टो के ऊपर क्या पॉलिसी है, हम कैसे इनको वर्कफोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से हम क्वांटम कंप्यूटर्स को आगे ले जाएंगे, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। एआई को हर क्लास के अंदर पढ़ाना है, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। स्पेशल मिनिस्ट्री होनी चाहिए एआई के ऊपर। तो हम इन क्षेत्रों में पीछे जा रहे हैं, इन क्षेत्रों के लिए पॉलिसी नहीं है, इसके लिए लीगल पॉलिसीज अब तक हमारी नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने इन पर फोकस नहीं किया, ये न्यू जनरेशन इकोनॉमी है, भारत फिर से पीछे चले जाएगा। जैसे वेब 2.0 में भारत आगे गया था, जिसके कारण इतनी गरीबी से हम लोगों को बाहर ले आया है, वेब 3.0 के लिए हमारी पॉलिसीज क्या है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को पूछ लीजिए क्या क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, उसको जवाब नहीं पता, पर उस पर टैक्स लगाएंगे। क्या आप डिजिटल, तो ये जो सारी पॉलिसी क्वांटम कंप्यूटर्स, क्या आप उसका मैन्युफैक्चरिंग पे आपकी क्या पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं। तो कहीं ना कहीं भारत इस पर जब तक स्पष्ट नहीं होगा, जिन लोगों को हम गरीबी के बाहर निकाले, हम उनको एक एस्पिरेशनल जिंदगी कैसे देंगे। ठीक है गोपाल जी, सवाल ये है कि बहुत सी बेहतरी के बाद भी अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे आप एक पॉलिसी पैरालिसिस का जो आरोप पिछली सरकारों पे लगाते थे, आपके पास भी वो पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ रही है, ये आरोप लगा रहे हैं तहसीन जी। गोपाल जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिसीज के महत्वपूर्ण है कि पॉलिसीज हमारे देश में पिछले जब से स्वतंत्र हुए बनते थे। प्रॉब्लम ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी का यह है कि जो हम कोई भूमि पूजन करेंगे तो उसका इनॉग्रेशन भी हम करेंगे। कितने सारे जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ले लीजिए, कितनी तरह की। अभी सबसे बड़ी पॉलिसी तो तहसीन पूनावाला जी ने बताया कि हमारा जो टेररिज्म पे था पॉलिसी, उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह से हमारी डिफेंस की पॉलिसी थी, डिफेंस में हम 70-80% प्रोक्योरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते थे, आज हम 68% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट डिफेंस में कर रहे हैं। जेम पॉलिसी देख लीजिए, ओएनडीसी देख लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जेम के अंदर कितना जबरदस्त प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। ऑनलाइन नेटवर्क जो कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म बन गया है। आज एमएसएमई की पॉलिसी देख लीजिए, उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी देख लीजिए। गोपाल जी, लेकिन रोजगार को लेकर भी विपक्ष आपको घेरता रहता है। गोपाल जी पॉलिसीज पे मैं नाम लिस्ट बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन रोजगार पे भी आपसे जवाब चाहता हूं जी। रोजगार को लेकर भी आपको विपक्ष घेरता रहता है, वो कहता है साहब कहां है वो नौकरियां जो आपने गिनाई थी 2 करोड़ साल की। देखिए, मैं रोजगार को लेके, अगर रोजगार में अगर आप कोई ये समझता है कि सरकारी नौकरियां ही देनी है तो इस देश की रोजगार की समस्या जिंदगी भर नहीं खत्म होगी। रोजगार की समस्या स्वरोजगार और प्राइवेट सेक्टर का जो एमएसएमई सेक्टर है, या जो वेंडर जोन्स हैं, या जिस तरह के स्वरोजगार विश्वकर्मा योजना है, जो सारी योजनाएं ई कॉमर्स है, इन तरह के क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की योजना है, इनका एमएसएमई एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कोऑपरेटिव सेक्टर को डेवलपमेंट की बात है, मुद्रा लोन की बात है। इन्हीं से तो रोजगार होगा। आज 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, तो क्या उससे 52 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? हो सकता है उसमें 30-40% पहले के भी इंडस्ट्रीज हों जिनको मिला है, लेकिन उसमें से नए भी तो होंगे बहुत सारे। ठीक है, नए भी होंगे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। अनंत जी, सवाल में स्पेसिफिक महिला और किसान को लेकर इन 11 वर्षों में आपको लगता है एक बड़ा एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है सशक्तिकरण को लेकर, उनकी जिंदगी में बेहतरी को लेकर? अनंत जी, जो दोनों प्रश्न आपने पूछे हैं ना, महिला और किसान, इसके पहले की सरकार को उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले की सरकारें अस्थि होती थी और मोदी की सरकार भवती है। अस्थि और भवती का जो फर्क है इसको समझना होगा। अस्थि मतलब है, भवती मतलब एस्पिरेशंस क्या है, इवॉल्व कैसे हो रहे हैं आप। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन दोनों सेक्टर को इवॉल्व कराने का एक स्वप्न देखा है। चाहे किसानों के मुद्दे पर आप कह सकते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी उस समय एक आंदोलन भी हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर उनकी गलती का अनुमान हुआ, एहसास हुआ, उन्होंने महसूस किया, तो क्षमा मांगने का साहस भी इसी प्रधानमंत्री ने दिखाया, जो 303 सांसदों वाली दल के प्रधानमंत्री थे। क्षमा नहीं मांगते तो कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन क्षमा मांगकर उन्होंने अपनी बड़प्पन का परिचय दिया। तो किसानों
को और महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से ये सरकार आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुले हैं, मैं तो छोटी छोटी बात आपको बताता हूं जो गांव के किसानों के जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। जो पिछले 11 साल में आर्यन जी मैं आपको बताऊं कि गांव में जिस प्रकार से सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुले हैं, जिस प्रकार से कार्ड्स बन रहे मिट्टी के सॉइल के, जिस प्रकार से उनकी उपयोगिता को लेकर बताने के लैब्स खुले कि आप ये फसल लगाएंगे तो आपको इतना हल होगा। हो सकता है कि बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों को ये सारी चीजें बहुत 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 छोटी लगती होंगी कि 140 करोड़, लेकिन किसानों का जीवन इससे बदल रहा है, किसान इससे अधिक आय कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को रेखांकित करने की आवश्यकता है। और एक बात अंत में कहना चाहूंगा अपने मित्र तहसीन पूनावाला के लिए, क्या मतलब आप आज बिल्कुल नाराज हैं और ठाने हुए हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के सारे अफसरों का निकलवा के ही दम लेंगे आप? अर्थव्यवस्था के पीछे गोपाल जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री में होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। उनसे ज्यादा विद्वान बहुत कम विद्वान लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बट मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो बाबू लोग हैं वो जो है, चाहे आईएएस या आईपीएस, उनको थोड़ा सा कंट्रोल और जुडिशरी। सरकार मुझे लगता है सुन रही होगी इस चर्चा को, तहसीन जी के इस सुझाव को लेकर। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, 11 साल को कुछ मिनट में समेट पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राजा हत्याकांड में आज क्या हुआ है, बड़ा खुलासा। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू गोपाल जी, बहुत डिसेंट आदमी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। तुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में कई आज बड़े खुलासे हुए हैं। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली तो हत्या का षड्यंत्र करने और हत्या करने के लिए पुलिस ने 4 और लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। इस मामले में शुरुआती जानकारी के अनुसार सोनम ने ही अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन पुलिस के द्वारा मामले की सभी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी है। 17 दिन बाद मिली सोनम से पूछताछ में सारी जानकारी बाहर आएगी, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आया नया मोड़। पत्नी सोनम गाजीपुर में चढ़ी पुलिस के हत्थे। गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली सोनम रघुवंशी। खुद सोनम ने ही किया अपने परिवार वालों से संपर्क। हत्याकांड में 4 संदिग्ध हिरासत में। मेघालय पुलिस लंबे समय से कर रही थी सोनम की तलाश। इंदौर के बहुचर्चित राजा और सोनम रघुवंशी केस में आज का बड़ा खुलासा होते ही सनसनी मच गई।
यूपी के गाजीपुर में सोनम के मिलने के बाद पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर नंदगंज थाना क्षेत्र में काशी ढाबे पर अस्वस्थ अवस्था में मिली थी। एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस लगातार संपर्क में थे। राजा हत्याकांड में 4 लोगों के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस मिले, जिसके आधार पे मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 संदिग्ध आरोपियों को इंदौर से और 1 संदिग्ध आरोपी को इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया। चौथे संदिग्ध आनंद सिंह कुर्मी को मध्य प्रदेश के सागर जिला के बीना से हिरासत में लिया गया। मामले में आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज सिंह कुशवाहा और आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों से शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया। I think if you look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out, but last night when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने त्वरित कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की सराहना की। वहीं मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने कहा कि मेघालय सुरक्षित है और साथ ही तथ्य और विवरण प्राप्त किए बिना निष्कर्ष पर न पहुंचने की सलाह भी दी। This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, law enforcement agencies across multi-states. राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को दोनों मेघालय हनीमून मनाने के लिए गए थे। 22 मई को सोहरा की यात्रा के लिए दोनों निकले। 23 मई को दोनों लापता हो गए। 24 मई को दोनों का परिवार से संपर्क टूट जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी मेघालय पुलिस से बात की थी। 27 मई को पहाड़ी इलाके में 2 बैग बरामद किए जाते हैं। 2 जून को राजा का शव खाई से बरामद किया गया। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या का खुलासा हुआ। 4 जून को शव इंदौर लाया गया, जिसके बाद राजा का अंतिम संस्कार किया गया। आदित्य श्रीवास्तव और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरे गांव की छत से मैं रोज चांद देखता था। फिर एक दिन देखा कि मेरा भारत ही चांद पर पहुंच गया, तिरंगा लेकर। इस अमृत पीढ़ी ने बचपन से ही भारत को अंतरिक्ष में छलांग लगाते देखा है। तभी तो देश को भरोसा है, यही जनरेशन हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। वाई अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने डाली है नजर। बात की जाए अगर अभी तक की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल हुए हैं, तो सेवा सुशासन के 11 साल इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा 11 साल पर सियासी घमासान कैसे मचा था, इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की मेहमानों के साथ। इसके अलावा इंदौर के राजा हत्याकांड पर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें क्या क्या तथ्य नए निकल के आए हैं उस पर विस्तार से हमने बात की है। तो इन तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे। शुभांशु शुक्ला वे एक्सियोम 4 मिशन के तहत 10 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS में एक तरीके से जाएंगे। ये उनकी तस्वीर है, उसके उड़ान भरेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि शुभांशु की यात्रा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों पर असर डालेगा और न केवल भारत बल्कि नासा और अन्य एजेंसी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। Go up in the space was Rakesh Sharma, which happened about four decades back, to be precise, in 1984. But the main difference is that, of course, that was a Soviet mission, and Rakesh did not have much to perform because India's space program was still in a very early and infancy stage, and therefore it was more of symbolic of the bonding that or the friendship that India and Soviet Union shared at that point in time. But unlike that mission, this time Shubhanshu Shukla is going to play a very important role. Of the 4 crew members, besides of course the commander who happens to be US citizen, I think Shubhanshu is going to have the most critical role because he is going to perform experiments which are exclusively going to have a bearing on the future space missions, not only those of India, also of NASA and other agencies. And I'm also glad to mention that keeping up the spirit of whole of science and whole of government, which Prime Minister Modi keeps emphasizing time and again. डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आपने सुना कि किस प्रकार से वो अपनी बात रख रहे थे, और वहीं अपनी इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला काफी उत्साहित है। वो क्या कह रहा है आपको वो भी सुनाते हैं। It started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. ये जानते हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में, आखिर कौन है और किस तरीके से इस मिशन में वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पूरी की, जिसके बाद वो केवल 16 साल की एक तरीके से उम्र में इस दिशा में आगे बढ़े थे और लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है। ये शुभांशु शुक्ला का जिक्र कर रहे हैं और 16 साल की उम्र में उनका चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के लिए हो गया था। शुरुआत से ही सेना के लिए वो तैयार एक तरीके से थे। साल 2006 में शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और उसके बाद उनकी जिंदगी में एक नया मुकाम आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। शुभांशु गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, जो अपने आप में उनकी काबिलियत को भी दर्शाता है। ये मिशन 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा और ये भारत की क्षमताओं को भी दिखाता है कि भारत किस तरीके से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। शुभांशु का अनुभव अंतरिक्ष मिशन को मजबूती देगा। जो अभी अनुभव वो हासिल करके वापस आएंगे वो भारतीय मिशन में मदद करेगा। प्रयोग से अंतरिक्ष में मानव जीवन के लिए पोषण बेहतर बनाने में मदद मिलती नजर आएगी। आखिर वहां की जो तमाम रहस्य हैं वो खुलते नजर आएंगे। बायो रिसाइकलिंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी इस प्रकार के अभियान से, जो शुभांशु शुक्ला के माध्यम से होगा। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक कुशल टेस्ट पायलट हैं। उनके पास एक बड़ा अनुभव है और इसीलिए उनकी इस दक्षता को चुना गया है इस मिशन के लिए। उनके पिता चाहते थे कि शुभांशु शुक्ला IAS बने, सिविल सर्वेंट बने, लेकिन उनका रास्ता कुछ और था। शायद ऊंचाइयां उनको अलग छूना था, लेकिन शुभांशु ने भारतीय वायुसेना का रास्ता चुना और आज वो भारत का मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में परचम लहराने जा रहे हैं। वो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो उसको सकुशल तरीके से बेहतरी से निभाएंगे। शुभांशु
ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय होंगे। इससे पहले किसी भारतीय के पास ये एक तरीके से मौका नहीं मिला। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। साल 2019 में शुभांशु शुक्ला का चयन इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी हुआ है और उसका अनुभव एक तरीके से जो भी वो लेकर आएंगे उसका फायदा उसमें मिलेगा। शुभांशु ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कठिन ट्रेनिंग ली है और अपने आप को और ज्यादा एक तरीके से उन्होंने तैयार किया इस प्रकार के महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए भी। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से तमाम एक शुभांशु शुक्ला की खासियत है। उन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है, एक कुशल पायलट के तौर पर उनकी इस पूरी ट्रेनिंग को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके तहत वो अब जाएंगे इस अंतरिक्ष के मिशन पे। और शुभांशु का परिवार उनकी इस उड़ान को लेकर भी काफी खुश है, उत्साहित है और गर्व से भरा हुआ है। एक्साइटेड है उसको कि कैसे जल्दी जल्दी उसको देखे जाके सामने से कि कैसे लॉन्चिंग हो रही है उसकी। इस समय तो सच में जैसे कहते हैं ना कि स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ती है, वो लास्ट मोमेंट पे इस समय हो रहा है क्योंकि बिल्कुल टाइम आ गया है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बुक्स में कॉपीज़ में प्रिंट होगा और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 40 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और इतना मौका मिला है कि उसका नाम इतना ज़्यादा पॉपुलेट हो रहा है और उसने इतनी मेहनत भी करी है इस काम के लिए। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट। ये महज शुभांशु शुक्ला का परिवार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय भी खुश हैं और ऐसी ही भावना रखते हैं उनके इस मिशन की सफलता को लेकर। फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में हालात खराब है। पिछले दिनों से आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस के साथ झड़प के लगातार हालात बने हुए हैं। बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सेना को शहर की सड़कों पर उतार दिया गया है, फिर भी हालात में बहुत ज़्यादा सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। लॉस एंजलिस को भीड़ इकट्ठा होने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। ट्रंप ने मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए। 6 जून को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में
तब बढ़ गया जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ICE के अधिकारियों ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी और लोगों को गिरफ्तार किया। इन कार्रवाई के विरोध में नाराजगी बढ़ गई है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। असम विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी। विधानसभा में पारित प्रस्ताव में सेना के शौर्य की सराहना की गई और बताया गया कि सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ठिकानों को खंडर बना दिया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को अमेरिका में अपने परिवार से एक बार टेलीफोन पर बातचीत की इजाजत दी। कॉल के दौरान उसके साथ सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के अंतर्गत शुरू की गई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में कोंटा ASP आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। ये घटना कोंटा थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस टीम गश्त पर निकली थी। महाराष्ट्र में ठाणे के दीवा